जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 10th के हिंदी के बोर्ड एग्जाम का पेपर। और आज की वीडियो में हम इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चंस आए थे, आपने किस क्वेश्चन का आंसर सही किया है, किस क्वेश्चन का आंसर गलत किया है। सारी चीज़ें इस पेपर में हम देखेंगे। हम जितने भी आंसर देखते जा रहे हैं साथ ही साथ आप ये मिलाते जाइएगा कि आपने इन क्वेश्चंस का आंसर सही लिखा है या गलत लिखा है। और अंत में आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपने इस पेपर में 70 में से कितने नंबर सही किए हैं। चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन है हमारा बहुविकल्पीय। टोटल इस बार बहुविकल्पीय 20 क्वेश्चन हमारे आए थे, जिनमें हमारा पहला क्वेश्चन था हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक, इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी और इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन था, चारों में आपका सी वाला ऑप्शन एकदम सही है, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी को हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक और इतिहासकार के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन था हमारा महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। तो महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। इसमें आपका बी वाला ऑप्शन सही था। पहले में आपका सी वाला ऑप्शन सही था, दूसरे में आपका बी वाला ऑप्शन सही था। तीसरा क्वेश्चन था हमारा कोणार्क के रचनाकार हैं। इसमें आपका राइट आंसर था जगदीश माथुर, यानी कि तीसरे में ए वाला ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही था। चौथा क्वेश्चन है चलो चांद पर चलें के रचनाकार हैं जयप्रकाश भारती जी। चलो चांद पर चलें के रचनाकार कौन है? जयप्रकाश भारती जी हैं। पांचवा है तूफानों के बीच रचना की विधा है। तूफानों के बीच रचना की विधा है रिपोर्ताज, ये आप ध्यान में रखिएगा। छठा क्वेश्चन है केशवदास किस काल के कवि हैं? राइट आंसर है रीतिकाल के कवि हैं केशवदास जी। फिर भारत भारती के रचनाकार विश्व प्रसिद्ध है कि इसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। आई थिंक आपने ये क्वेश्चन भी सही किया होगा अपने पेपर में। हम आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन है भारतेंदु युग की समयावधि है। इसमें कई सारी कन्फ्यूजन्स रहती हैं। इसमें फिलहाल आपका बी ऑप्शन सही होगा, 1868 से 1900 ईस्वी तक। कहीं पर 1850 से 1900 रहता है, कहीं पर 1868 से है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन हमें 1868 दिख रहा है, 1850 कहीं नहीं दिख रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना नहीं है, तो भाई कामायनी सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना नहीं है। आपका 9वें का सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं घनानंद जी। अगला क्वेश्चन है हाँ रघुनंदन प्रेम परिते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। उपयुक्त पंक्तियों में रस है वीर रस, करुण रस, हास्य रस, रौद्र रस। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। राइट आंसर आपका हो जाएगा करुण रस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वीर भी नहीं होगा, हास्य भी नहीं होगा, रौद्र भी नहीं होगा। करुण या श्रृंगार दोनों में से एक हो सकता है, या भक्ति रस हो सकता है। हमें इसमें राइट ऑप्शन सूटेबल लग रहा है करुण रस वाला, तो ये वाला यानी कि हमारा 11वें का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वां है ज्यों आँखिन सब देखिए आँख न देखी जाहि। जिस आँखों से हम सब कुछ देखते हैं उस आँखों को हम नहीं देख पाते हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और श्लेष अलंकार। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहली बात तो इसमें श्लेष अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं होगा, होगा इन दोनों में, यानी ए और बी में कोई सा इसमें ऑप्शन सही है। इसमें 90 यानी 19-20 का मुझको फ़र्क लग रहा है, तो मैं इसमें कोई भी आंसर बताने से आपको बचूंगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, नहीं पता है तो आप आगे रिसर्च कीजिएगा। हो सकता है आगे की आने वाली वीडियोज़ में हम या आप किसी और वीडियोज़ में आप किसी अन्य के माध्यम से जान पाएँ कि इसमें कौन सा आपका अलंकार होगा। सोरठा के छंद के पहले और तीसरे चरण में मात्राएँ होती हैं, तो 11-11 मात्राएँ होती हैं सोरठा के पहले और तीसरे चरण में। सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है तो सु, 14वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नवरत्न में समास है तो नवरत्नों का समूह यानी कि आपका द्विगु समास हो जाएगा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द प्रसून नहीं है। भूधरा वसुधा ये सारी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। डी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा 16वें का। 17वें का आपका देखेंगे त्वाम है, त्वाम शब्द में विभक्ति और वचन बताना है। ए वाला ऑप्शन आपका सही है, द्वितीय विभक्ति एक वचन। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? हिंदी में बताना है।
अर्थ के आधार पर अगर आप देखेंगे अपने इंग्लिश में 5 होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी 5 होते हैं। ऑप्टेटिव भी आता है, ठीक है। तो लगभग 5 होते हैं, किसमें, सेंटेंस के टाइप होते हैं इंग्लिश में। और अर्थ के आधार पर हिंदी में सेंटेंस के 8 टाइप होते हैं। कितने होते हैं? 8। तो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्त यानी कर्ता, यानी कर्ता यानी कि कर्ता की प्रधानता होगी। कर्मवाच्य, कर्तवाच्य। जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं प्रत्यय। प्रत्यय के अलग अलग आपको रूप मिलेंगे किसमें? वाक्यों में। मुझे यही इसमें ऑप्शन सूटेबल लग रहा है, कोई और भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो ऑप्शन होना चाहिए सही, वो सी वाला ही होना चाहिए। एक बात आप नोट करिएगा, मैंने 20 में से जितने भी क्वेश्चंस के आंसर बताए ये मैंने अपनी तरफ से बताए हैं, जो मुझे सही लग रहा है। इसमें हो सकता है 2-3 क्वेश्चंस के आंसर डिफरेंट हो सकें, लेकिन जहां तक मेरी समझ है मैंने आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर सही बताने का कोशिश किया है। आपने इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं हमें कमेंट करके बताइएगा, जिससे हमें पता लगे कि आपके बहुविकल्पीय में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। हम आगे बढ़ेंगे, हमें एक गद्यांश मिलेगा जिसमें हमें क्या करना होगा? 3 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। पहला क्वेश्चन होगा आपका लेखक का नाम, पाठ का नाम, जिसे हम संदर्भ बोलते हैं, संदर्भ लिखना है। फिर आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। फिर आपको वर्तमान काल में ऐसा कुछ क्वेश्चन रहेगा जो कि आपको इसी पैराग्राफ से दिया जाएगा। इस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे तो आप तीसरे क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। हमें यहाँ पर 2 पैराग्राफ दिए गए हैं, फिलहाल मुझे दूसरा पैराग्राफ ज़्यादा सूटेबल पड़ रहा है, तो हम इसे देखेंगे। ये जो संदर्भ है ये लिया गया है, ये जो पाठ है इसका सारांश है, ये है हमारा ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, पाठ का नाम है, और लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर जी। पाठ का नाम ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर। और यहाँ पर आगे आप पढ़ेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या आप करने में सक्षम हैं, आप ये कर दीजिएगा। पूरे को आप पढ़ेंगे, पूरे गद्यांश को पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको पता लग जाएगा। आपको पूरा इसको पैराग्राफ 3-4 लाइन पढ़नी है, आप इसका भी आंसर आसानी से दे पाएंगे। आगे हम बढ़ेंगे। मैं हो न चरई हो गाय, सिगरे ग्वाल गिरावत मौसो मेरो पाई पिराई, जो ना पत्नियाँ ही पूछी बलदा वही अपनी सौंप दिवाई, यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी दे दी रिसाई। ठीक है, तो ऐसा ही इसमें दिया गया है। मैं पठवती अपने लड़का को आवो मन बहराई, सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाई। इसमें आपको क्या करना है, जैसे भी आपने ऊपर देखा 3 क्वेश्चंस दिए गए थे, सेम ऐसा ही है। ये है, इसमें का पाठ का नाम है, संदर्भ है यानी कि पाठ का नाम है पद, जो कि सूर्यदास के पद्य हैं, और लेखक रचयिता कौन है? तो सूर्यदास जी हैं। ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। अभी आप नीचे आएंगे तीसरे क्वेश्चन पर। ये आपका भी ऐसा है, चंद्रशेखर आज़ाद से आपका लिया गया है। इसमें आप लिख देंगे संदर्भ और हिंदी में इसका आप अनुवाद कर देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, हमारा चौथा क्वेश्चन भी ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पर हमारा 5वां आता है। 5वां क्या होता है? ये आपका हर जिले में अलग अलग होता है, तो आपका जो भी आपने खंड काव्य पढ़ा है उसका आपको लिखना था। छठे क्वेश्चन में आपको क्या करना था? जीवन परिचय लिखना था, 3 में से 1 लेखक का और 3 में से 1 कवि का। इसको मैंने चैनल पर बहुत डाला है। यहाँ से मैथिली शरण गुप्त और बिहारी लाल 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, ये दोनों आसान पढ़ रहे हैं। ऊपर आप देखेंगे तो आपको रामधारी सिंह दिनकर और राजेंद्र प्रसाद जी आसान पढ़ रहे हैं, आप इन दोनों में किसी का भी कर सकते थे। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे। आगे है, अपने पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखें जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, इसको आपको खुद करना था। 8वें क्वेश्चन में आपको एक एप्लीकेशन लिखना था, स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र आपको लिखना था, या फिर प्रधानाचार्य के लिए एक आवेदन पत्र लिखना था जो कि छात्रवृत्ति के लिए था। फिर आपसे 2 क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें पहले क्वेश्चन का आंसर था भूमे गुरुतरा किमस्ति, तो भूमे गुरुतरा मातास्ति, विद्या केन वर्धते, विद्या अभ्यासेन वर्धते। 2 का ही आंसर देना था, 2 का आंसर आपने जान लिया। नीचे आएंगे, आपको 10वें क्वेश्चन में एक निबंध लिखना था जो कि 7 नंबर का आया हुआ था। अगर आपने इस निबंध को अच्छे से लिखा है तो आपको टोटल 70 में से 70 नंबर मिल जाएंगे, यानी कि सभी क्वेश्चंस को अगर आपने फुल लिखा है तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी कि हिंदी की कॉपी कैसे लिखें अगर आपको टॉप करना है तो अगर आप किसी भी कॉपी को अच्छे से लिखना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं, तो उसका एक ही सूत्र होता है, जो आपसे पूछा गया है उससे आपको ज़्यादा का आंसर देना है। 2 लाइन लिखने के लिए बोला है, तो अगर आप अपनी स्पीड को मेंटेन करके उसको 3 लाइन या 4 लाइन कर देते हैं और आप सभी क्वेश्चंस के साथ सेम यही व्यवहार करते हैं, जो भी पूछा जाता है उससे ज़्यादा लिख कर आते हैं, तो आप जितने भी नंबर लिख कर आते हैं कोई भी आपका एक भी नंबर नहीं करता है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था।
कैसे लगी आपको वीडियो, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आपने इस पेपर में कितने नंबर स्कोर किए, कितने आपने अपने कॉपी में कितने नंबर का आंसर लिख कर आए, आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। हम मिलेंगे इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।